हे एवरीवन, माय नेम इज़ सेजल और आप देख रहे हैं टेरिफाइंग टेल्स, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे हिस्ट्रीज ऑफ बोन चिलिंग इवेंट्स और अनकवर करेंगे इस मिस्टीरियस दुनिया के कुछ हिडन ट्रुथ्स। सो टू बी ऑन दिस जर्नी विद मी, ऑल यू हैव टू डू इज हिट द सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो and give a like to this video and shower me with your love and support. Once again, I would like to welcome all of you to my channel and let's start with our first case study today. यूनाइटेड स्टेट्स के आयोवा रीजन में एक 1139 एकर्स का एक सिटी है जिसका नाम है विलिस्का। विलिस्का की पॉपुलेशन आज अप्रॉक्सीमेटली 1200 है। कई तरह के चर्चेज़ हैं उस जगह पर और उन्हीं चर्चेज़ से कुछ ही दूर यानी कि कुछ ही ब्लॉक्स दूरी पर एक वाइट हाउस है जो पिछले 110 साल से अबैंडन्ड है। ना कोई लाइट, ना कोई रोशनी, ना कोई इंसान। उस घर की सभी विंडोज़ पूरी तरीके से बंद है और सभी दरवाजे पूरी तरीके से लॉक्ड हैं और घर के बाहर एक साइन बोर्ड है जिस पर लिखा है विलिस्का एक्स मर्डर हाउस। लेकिन एक ऐसा भी टाइम था जब ये हाउस अबैंडन नहीं था। यहाँ पर रहती थी मोर नाम की एक फैमिली जिसमें मिस्टर एंड मिसेस मोर और उनके 4 बच्चे रहते थे। ये बहुत ही ज़्यादा होपफुल और फन लविंग फैमिली थी। बट कुछ ऐसा हुआ एक रात that turned the fate of the Moore's family upside down. So, मोर फैमिली में टोटल 6 मेंबर्स थे, जिनमें से सबसे बड़े थे जोशुआ मोर जो कि 43 इयर्स के थे, सहरा मोर जो कि जोशुआ मोर की वाइफ थी जिनकी एज 39 इयर्स थी और उनके 4 बच्चे, हरमन मोर जिसकी एज थी 11 इयर्स, मैरी कैथरीन 10 इयर्स, आर्थर बॉयड 7 years and पॉल वर्नॉन 5 years। मोर फैमिली एक बहुत ही ज़्यादा रिच और अच्छे स्टेटस वाली फैमिली थी। सभी के रिलेशंस विलिस्का शहर में उनके साथ अच्छे थे। जैसे कि मैंने कहा कि मोर फैमिली के रिलेशंस सभी के साथ बहुत अच्छे थे और सब कुछ सही जा रहा था। तब आता है 9 जून 1912 का दिन यानी कि चिल्ड्रंस डे। हर दिन की तरह मोर फैमिली इस दिन भी अपना नॉर्मल रूटीन ही फॉलो कर रही होती है, पर क्योंकि इस दिन चिल्ड्रंस डे होता है तो जोशुआ मोर और सारा मोर की बेटी यानी कि मैरी कैथरीन अपनी 2 फ्रेंड्स को अपने साथ चिल्ड्रंस डे स्पेंड करने के लिए इनवाइट करती है, जिनका नाम होता है लेना स्टिलिंगर एंड ईना स्टिलिंगर यानी कि स्टिलिंगर सिस्टर्स एंड मोर फैमिली उस दिन अपने घर के एक पास ही वाले चर्च में जाकर चिल्ड्रन डे इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, जो कि खुद सारा मोर द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया होता है। ये चिल्ड्रंस डे प्रोग्राम लगभग रात के 9:30 PM तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मोर फैमिली और स्टिलिंगर सिस्टर्स वापस पैदल मोर फैमिली की तरफ यानी कि मोर हाउस की तरफ बढ़ते हैं। अब क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है और स्टिलिंगर सिस्टर्स कंफर्टेबल नहीं होती अकेले अपने घर तक जाने के लिए, जिसके बाद मोर फैमिली ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना स्टिलिंगर सिस्टर्स आज रात उनके घर पर ही रुक जाए, जिसके लिए वो स्टिलिंगर सिस्टर्स की मॉम को कॉल करते हैं और उनसे परमिशन मांगते हैं फॉर द स्लीप ओवर एट देयर हाउस, जिसके बाद स्टिलिंगर सिस्टर्स की मॉम यानी कि ईना और लेना की मॉम उन्हें परमिशन भी ग्रांट कर देती हैं और इसी तरीके से चिल्ड्रंस डे ख़त्म हो जाता है और पूरा मोर फैमिली और स्टिलिंगर सिस्टर्स अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। स्टिलिंगर सिस्टर्स और मोर फैमिली के सोने के कुछ देर बाद ही एक स्ट्रेंजर साइलेंटली उनके घर में आ जाता है, जिसके एक हाथ पे एक लैम्प जिसकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, यानी कि इतनी ज़्यादा कम कि वो इंसान सिर्फ अपने आसपास के एरिया में ही उस रोशनी के थ्रू देख सकता हो, और दूसरे हाथ में होता है उसके एक एक्स यानी कि एक कुल्हाड़ी। तो रात इसी तरह से बीत जाती है और अब हो जाती है अगली सुबह, जब मैरी पैकमैहम यानी कि मोर फैमिली की नेबर बहुत कुछ अनयूजुअल सा नोटिस करती है। वो ये नोटिस करती है कि मोर फैमिली के सभी डोर्स एंड विंडोज़ पूरी तरीके से बंद हैं।
ना ही कोई शोर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल था क्योंकि मोर फैमिली में बहुत छोटे छोटे 4 बच्चे थे। तो वो बहुत ही ज़्यादा खिलखिलाती हुई फैमिली थी। तो आई थिंक यू ऑल कैन गेस, जिस घर में बच्चे होते हैं वो घर में कभी भी शांति तो रहती ही नहीं है, किसी न किसी तरह का शोर शराबा रहता ही है। लेकिन उस दिन पहली बार ऐसा कुछ देखने या सुनने को नहीं मिला, इसलिए मैरी पैकमेहम यानी कि मोर फैमिली की नेबर को बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल फीलिंग सी आई। सो वो इमीडिएटली मोर फैमिली के डोर तक गई और डोर को नॉक करने लगी, बट नो रिस्पॉन्स। देन मैरी पैकमेहम ने खुद ही अपने हाथों से फोर्स लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा तब भी नहीं खुला क्योंकि मैरी पैकमेहम बहुत ही ज़्यादा अच्छी और केयरिंग इंसान थी और वो मोर फैमिली के बारे में कंसर्न थी। तो उन्होंने इमीडिएटली रॉस मोर को कॉल लगाया। रॉस मोर और कोई नहीं बल्कि जोशुआ मोर का ही छोटा भाई है, जो कि उनके घर से कुछ ही ब्लॉक्स दूर रहता था। और कॉल के बाद रॉस मोर कुछ टाइम बाद जोशुआ मोर के हाउस तक आ गया। सो कॉल के बाद रॉस मोर इमीडिएटली मोर फैमिली के घर तक पहुंच गया और उसने भी दरवाज़ा खटकाने की कोशिश करी, लेकिन सामने से फिर से कोई रिस्पांस नहीं आया। और फिर रॉस मोर ने अपने पास पड़ी मोर फैमिली के हाउस की एक डुप्लीकेट चाबी निकाली और दरवाजे को खोला। अब जैसे ही रॉस मोर फैमिली के अंदर गया, मैरी पैकमेहम यानी कि मोर फैमिली की नेबर वो घर के बाहर ही खड़ी थी। तो रॉस मोर जब अंदर गया तो मोर फैमिली का जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पर सबसे पहले था गेस्ट रूम, जहाँ पर रात को स्टिलिंगर सिस्टर सो रही थी। तो रॉस मोर ने पहले गेस्ट रूम पर जाकर चेक करने का ट्राई किया और वहाँ जाकर उसने जो देखा उसके बाद ही वॉज शॉक्ड। वो भागता हुआ मैरी पैकमेहम के पास आया और मैरी पैकमेहम से कहा कि इमीडिएटली हैंक हॉर्टन को कॉल करो। हैंक हॉर्टन विलिस्का शहर के प्राइमरी पीस ऑफिसर थे। जिसके बाद हैंक हॉर्टन इमीडिएटली साइट पर पहुंच जाते हैं और मोर हाउस में कुछ ऐसा डिस्कवर करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। सो हॉर्टन हाउस को सर्च करते हैं और वहाँ पर डिस्कवर करते हैं टोटल 8 डेड बॉडीज़, जिसमें से जोशुआ मोर, सहारा मोर, उनके 4 बच्चे हरमन मोर, मैरी कैथरीन, आर्थर बॉयड, पॉल वर्नन और स्टिलिंगर सिस्टर्स यानी कि लेना स्टिलिंगर और इना स्टिलिंगर, इन 8 लोगों की डेड बॉडीज़ थी। डॉक्टर्स और फोरेंसिक के अकॉर्डिंग ये सारे मर्डर रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में हुए। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग किलर पहले मास्टर बेडरूम में गया, जहां पर जोशुआ और सहारा मोर सो रहे थे। उसके बाद उनके बच्चों के रूम में और फाइनली स्टिलिंगर्स के रूम में। फोरेंसिक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 30 से भी ज़्यादा अटैक्स किए गए थे जोशुआ मोर पर, और उन अटैक्स का फोर्स इतना ज़्यादा ऑब्वियस था कि जोशुआ मोर की आंखें तक फोरेंसिक डॉक्टर्स को नहीं मिली। रिपोर्ट्स का ये भी कहना था कि लेना स्टिलिंगर यानी कि स्टिलिंगर सिस्टर्स की बड़ी बहन वो एक अकेली विक्टिम थी जो कि मर्डर के टाइम उठी हुई थी, क्योंकि उसकी बॉडी बेड पर क्रॉस वाइज थी और उसका ड्रेस वेस्ट तक पुल अप हो रखा था और उसके अंडर पैंट्स भी बेड के नीचे पड़े थे। तो फोरेंसिक और इन्वेस्टिगेटर्स ने यह अज्यूम किया कि हो सकता है कि किलर ने लेना को सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की, क्योंकि फोरेंसिक और इन्वेस्टिगेटर्स को उसकी बॉडी पर कई तरह के डिफेंस वुंड्स मिले, लेकिन बाद में फोरेंसिक रिपोर्ट्स के आने पर किसी भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट के कोई भी प्रूफ्स नहीं मिले। सो इस बहुत ही ज़्यादा ग्रिसलीएस्ट और हॉरिबल साइट के अलावा भी इन्वेस्टिगेटर्स को कई तरह की चीज़ें मिली। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये डिस्कवर किया कि द किलर डिडंट जस्ट स्टॉप देयर। मोर फैमिली और स्टिलिंगर सिस्टर्स को इतने हॉरिबली तरह से मारने के बाद किलर ने एक तरह का रिचुअल परफॉर्म किया,
जहाँ पर उसने मोर पेरेंट्स की बॉडीज़ को शीट से कवर किया, मोर चिल्ड्रन के हेड्स को क्लोथ से कवर किया और फिर एक एक करके घर के सभी कमरों में जाकर सभी मिरर्स और सभी विंडोज़ को क्लोथ से कवर किया। और इसी के बीच किलर ने मोर फैमिली के ही रेफ्रिजरेटर से एक 2 पाउंड का बेकन का पीस निकाला, जिसको उसने उन्हीं के घर में बीचों बीच पड़ी एक टेबल के ऊपर रख दिया। इन्वेस्टिगेटर्स को एक पानी से भरा हुआ बॉल भी मिला, जिस पर खून के निशान थे। हो सकता है वो खून के निशान किलर के ही हों। इन्वेस्टिगेटर्स और फोरेंसिक्स को ये लगा कि हो सकता है कि किलर ने इन सभी को मारने के बाद इस बॉल ऑफ वाटर में अपने हाथ धोए होंगे। अब क्योंकि मोर फैमिली बहुत ही ज़्यादा जानी मानी फैमिली थी, जिसके रिलेशंस ऑलमोस्ट सभी के साथ अच्छे थे, इसीलिए विलिस्का शहर में सभी को बहुत बड़ा शौक लगा और सभी बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए कि आखिर कौन हो सकता है मोर फैमिली का मर्डरर। मोर फैमिली की मर्डर की न्यूज़ बहुत ही तेज़ी से पूरे विलिस्का शहर में फैल जाती है और इन्वेस्टिगेटर्स साफ तौर पर वार्न कर देते हैं विलिस्का शहर के लोगों को कि कोई भी मोर फैमिली के घर में एंटर नहीं करेगा। लेकिन अथॉरिटीज़ के वार्न करने के बावजूद भी विलिस्का में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा ग्रॉस फैसिनेशन होता है ये देखने का कि आखिर मोर फैमिली के साथ क्या हुआ। हंड्रेड्स विलिस्का शहर के लोग मोर फैमिली के घर में एंटर करते हैं और जितने भी एविडेंसेस होते हैं उन्हें पूरी तरह से कंटामिनेट कर देते हैं। अब बारी आती है इन्वेस्टिगेटर्स के थ्रू ये पता लगाने की कि आखिर कौन है जो मोर फैमिली को इतने ब्रूटल तरीके से मार सकता है। कभी भी ऐसे मर्डर्स या किलिंग्स के केसेस होते हैं तो इन्वेस्टिगेटर्स यही सोचते हैं कि जो भी विक्टिम है उसके जाने के बाद आखिर किसको फ़ायदा हुआ होगा। हो सकता है वो मर्डरर हो या फिर कोई भी पर्सनल ग्रज या पर्सनल हेट्रेड। आखिर किसकी ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो मोर फैमिली को वो इतने हॉरिबल और ब्रूटल तरीके से मार सकता था। जिसके बाद एक नाम सामने आता है जो कि था आयोवा स्टेट सेनेटर का, जिनका नाम था फ्रैंक एफ जोन्स। फ्रैंक एफ जोन्स एक एग्रेसिव बिजनेसमैन और एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन थे। विलिस्का शहर के लोगों के अकॉर्डिंग फ्रैंक एफ जोन्स कहीं ना कहीं जोशिया मोर को हेट करते थे, क्योंकि जोशिया मोर आज से कुछ साल पहले फ्रैंक एफ जोन्स के ही अंडर काम करते थे। लेकिन 1907 पे जोशिया मोर ने फ्रैंक एफ जोन्स के अंडर काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पर उन्हें ओवर टाइम और हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता था। तो जोशिया मोर ने अपना ही एक बिज़नेस सेटअप किया जो कि राइवल बिज़नेस था फ्रैंक एफ जोन्स के बिज़नेस के। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता था कि जोशिया मोर का अफेयर फ्रैंक एफ जोन्स की ही खुद की डॉटर इन लॉ के साथ चल रहा था, इसलिए उसे कहीं ना कहीं जोशिया मोर से पर्सनल ग्रजेस तो थे, लेकिन कोई भी प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होने के कारण फ्रैंक एफ जोन्स इस सस्पेक्ट लिस्ट से डिसमिस कर दिए गए। अब जहां कई विलिस्का शहर वालों का ये कहना था कि हो सकता है फ्रैंक एफ जोन्स ने खुद ही मोर फैमिली और स्टिलिंगर सिस्टर्स का मर्डर किया हो, वहाँ कुछ लोगों को ये लगता है कि फ्रैंक एफ जोन्स बहुत ही ज़्यादा कैपेबल था कि अगर उसने खुद उनका मर्डर ना किया हो तो हो सकता है उसने किसी को हायर किया हो। जेम्स विल्करसन जो कि इस केस के इन्वेस्टिगेटर थे, उनका ये कहना था कि हो सकता है फ्रैंक एफ जोन्स ने हायर किया होगा विलियम्स मैन्सफील्ड को इस मर्डर को अंजाम देने के लिए। जेम्स विल्करसन का ये मानना था कि विलियम्स मैन्सफील्ड की हिस्ट्री ऑफ क्राइम्स ये साफ साफ प्रूव करती है कि हो सकता है कि विलियम्स मैन्सफील्ड ने ही मोर फैमिलीज़ का मर्डर किया हो। मर्डर के 2 साल बाद यानी कि 1914 में
विलियम्स मैन्सफील्ड को सस्पेक्ट किया गया अपनी ही मॉम और अपनी ही ग्रैंडमदर को मर्डर करने के लिए। जेम्स विल्करसन का ये मानना था कि हो सकता है विलियम्स मैन्सफील्ड ने ही ये दोनों मर्डर करे हो, और वो इसलिए क्योंकि दोनों फैमिलीज़ के मर्डर का तरीका एक ही था। दोनों फैमिलीज़ को एक्स के थ्रू ही मारा गया था। बट जल्दी ही मैन्सफील्ड को भी इस केस से डिसमिस कर दिया जाता है, और वो इसलिए क्योंकि पेरोल रिकॉर्ड्स में ये प्रूफ हो जाता है कि मैन्सफील्ड मर्डर की रात को विलिस्का से कुछ 100 माइल्स अवे यानी कि इलिनॉइस नाम की सिटी में काम कर रहा था। अब सामने आता है तीसरा सस्पेक्ट यानी कि एंड्रू सॉयर। एंड्रू सॉयर का इस केस से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता, कोई भी एविडेंस नहीं होता इन्वेस्टिगेटर्स के पास एंड्रू सॉयर के अगेंस्ट। बट आयोवा के ही दूसरे शहर यानी कि बर्लिंगटन में रहने वाले थॉमस डायर का कुछ और ही कहना था। उनका ये कहना था कि मर्डर के अगली सुबह एंड्रू सॉयर उनके पास आए। एंड्रू सॉयर डायर के पास जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आया था, लेकिन जब डायर ने एंड्रू सॉयर को फर्स्ट टाइम देखा तो उन्हें काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि थॉमस डायर ने ये देखा कि एंड्रू सॉयर ने ब्राउन कलर का सूट पहना है, उसके जूते पूरी तरह से मिट्टी से कवर्ड है और उसका ट्राउज़र पूरी तरीके से गीला है। अब क्योंकि थॉमस डायर को भी मैन पावर की कहीं ना कहीं ज़रूरत थी, तो उसने भी एंड्रू सॉयर को अपने अंडर काम करने के लिए परमिशन दे दी। अब उसी दिन कुछ देर बाद थॉमस डायर ने ये डिस्कवर किया कि एंड्रू सॉयर ने एक न्यूज़पेपर ख़रीदा, जिस न्यूज़पेपर का फ्रंट आर्टिकल मूर मर्डर केस के बारे में था, और वो उस आर्टिकल को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ रहा था। यहाँ तक कि थॉमस डायर के अंडर जितना भी क्रू काम करता था, उनका ये भी कहना था कि एंड्रू सॉयर अपने साथ अपनी एक्स लेकर सोता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्पेक्टिंग था। और उनका ये भी कहना था कि वो हमेशा ही किसी न किसी से मोर मर्डर के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड रहता है। अब इन सभी रीजंस की वजह से थॉमस डायर खुद ही एंड्रू सॉयर को पुलिस के हवाले कर देता है, जिसके बाद पुलिस एंड्रू सॉयर को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन पुलिस को एंड्रू सॉयर को भी इस सस्पेक्ट लिस्ट से डिसमिस कर देना पड़ जाता है, क्योंकि जिस टाइम मोर फैमिली का मर्डर हो रहा था उस टाइम एंड्रू सॉयर पास के ही ओशियोला शहर के एक जेल में अरेस्टेड था। अब बारी आती है हमारे चौथे सस्पेक्ट यानी कि रेवरेंड जॉर्ज कैली की। तो जिस दिन मर्डर होता है उस दिन कैली विलिस्का टाउन में ट्रैवलिंग मिनिस्टर थे, और चिल्ड्रंस डे पर जिस इवेंट को मोर फैमिली ने अटेंड किया था, सेम उसी इवेंट को कैली ने भी अटेंड किया होता है। लेकिन कैली उस दिन जल्द ही विलिस्का शहर छोड़कर वापस निकल जाता है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज कैली का मेंटल स्टेट कुछ सही नहीं होता। उसके अडोलेसेंस ईयर्स में कैली को कई बार एक्यूज़ किया गया होता है छोटी लड़कियों से न्यूड पोजेस करने के लिए और दूसरों के घरों में झांकने के लिए। मोर फैमिली के मर्डर के बाद आई डोंट नो किस तरह का फैसिनेशन कैली को मोर फैमिली के साथ होता है कि उनके मर्डर के बाद वो इन्वेस्टिगेटर्स को और मोर फैमिली और स्टिलिंगर सिस्टर्स की फैमिली को कई तरह के मेल भेजता है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स को लगता है कि हो सकता है कहीं ना कहीं कैली को इस मर्डर के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पता हो। तो ये पता लगाने के लिए कि हो सकता है कैली को कुछ ना कुछ इस मर्डर के बारे में इन्फॉर्मेशन पता हो, वो लोग कैली को वापस मेल करते हैं और उससे उस रात की पूरी डिटेल्स पूछते हैं, जिसके बाद जॉर्ज कैली मेल के थ्रू ही सारी डिटेल्स इन्वेस्टिगेटर्स को देता है। मेल में कैली ने ये मेंशन किया होता है कि जिस रात मर्डर हुआ था उस रात मोर फैमिली के घर से बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, रोने की आवाज़ें आ रही थी, और उसका ये कहना था कि वो इन डिटेल्स के बारे में प्रिसाइसली इसलिए जानता है क्योंकि मोर फैमिली और स्टिलिंगर सिस्टर्स का मर्डर करने वाला
और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। अब क्योंकि जॉर्ज कैली का मेंटल स्टेट सही नहीं होता, इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स को ये लगता है कि हम इसके कन्फेशन पर बिलीव नहीं कर सकते। जिसके 2 साल बाद कैली को मेल के थ्रू ऑब्ससीन चीज़ें मेल करने के लिए अरेस्ट कर दिया जाता है और उसको वॉशिंगटन डीसी के ही सेंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। अब बारी आती है हमारे 5वें सस्पेक्ट की, यानी कि हेनरी ले मोर। हेनरी ले मोर का मोर फैमिली से डायरेक्ट किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन हेनरी ले मोर के पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं उसको एक मेजर सस्पेक्ट बना देते हैं मोर फैमिली के मर्डर का। हेनरी ले मोर प्राइम सस्पेक्ट था अपनी ही वाइफ, अपने वाइफ के दोनों पेरेंट्स और अपने ही बच्चों के मर्डर का, और इन सभी लोगों का मर्डर मोर फैमिली और स्टिलिंगर सिस्टर्स की तरह ही मर्डर वेपन से हुआ था, जो कि था एक्स। लेकिन क्योंकि हेनरी ले मोर और मोर फैमिली के बीच में किसी भी तरह का कोई भी लिंक नहीं था, इसीलिए हेनरी ले मोर को भी इस सस्पेक्ट लिस्ट से डिसमिस कर दिया जाता है। जिसके बाद हमारे पास आता है हमारा आखिरी सस्पेक्ट, यानी कि सैम मेयर्स। सैम मेयर्स और कोई नहीं बल्कि जोशिया मोर का ही ब्रदर इन लॉ था। सैम मेयर को सस्पेक्ट लिस्ट में इसलिए डाला गया क्योंकि कहीं ना कहीं उसने जोशिया मोर को ये धमकी दी थी कि वो उसे जान से मार देगा, लेकिन एविडेंसेस के थ्रू ये प्रूव हो जाता है कि सैम मेयर मर्डर की रात को कहीं और ही अवेलेबल था, जिसके बाद सैम मेयर भी इस लिस्ट से डिसमिस हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कि इन्वेस्टिगेटर्स और पुलिस ऑफिसर्स को कई तरह के लोगों पर डाउट था, लेकिन कोई भी सॉलिड प्रूफ ना होने की वजह से सभी सस्पेक्ट्स को डिसमिस कर दिया गया और इसी तरह से ये केस अनसॉल्व रह गया। मोर फैमिली मर्डर के 110 साल बाद भी आज तक ये पता नहीं लग पाया कि आखिर इस मर्डर के पीछे कौन था। आई थिंक जिस तरीके से कई तरह की थ्योरीज बाहर आई, मुझे भी लगता है कि हो सकता है कहीं ना कहीं फ्रैंक एफ जोन्स का ही इस मर्डर से कुछ लेना देना हो। खैर, अब ये कहा जाता है कि मोर हाउस इज सेड टू बी हॉन्टेड एंड पोजेस्ड बाय द एट हु डाइड दैट नाइट इन द हाउस। कई तरह के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इन सालों में उस घर में गए और उन सभी का ये कहना है कि हाँ, मोर हाउस हॉन्टेड है। So this was one of the most grisliest case in the history of unsolved crimes, and the killer in this case was never to be found. So with this हमारा आज का केस यहीं ख़त्म होता है। Thank you all for joining me as we unravel the truth behind this murder mystery. But before we end this video, I would like to request you all to please subscribe to the channel for more bone-chilling events. Until then, take care and stay safe. Bye bye.